नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल के इलेक्शन की। बंगाल का इलेक्शन की गिनती अब कल काउंटिंग होनी है, उससे पहले फाल्ता में फिर से पोलिंग कराने की बात कर दी गई है। सारे पोलिंग स्टेशंस पर कहा जा रहा है 21 तारीख को पोल पड़ेंगे और 24 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होगा। यानी कि अब जबकि कल काउंटिंग है तो एक सीट कम हो गई। नया नजीर सेट किया। इस इलेक्शन ने एसआईआर में 91 लाख वोट काट दिए गए और उनमें 27 लाख वोट तो ऐसे हैं जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से काट दिया गया। क्या वजह रही, क्यों काटा गया, इस पर कोई चर्चा सरकार की तरफ से नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ज्ञानेश कुमार गुप्ता हों या उनके इलेक्शन कमिश्नर्स हों, कोई बयान उनकी तरफ से भी नहीं आया। ऐसे में लोगों का संशय बढ़ गया है कि क्या आने वाले समय में चुनाव अब ऐसे ही कराए जाएंगे। इन चुनावों की क्या महत्ता रह गई है, क्या वैल्यू रह गई है। ऐसे चुनाव कराए जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा, देश कैसे बचेगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात कर लें। एसआईआर एक डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में चल रही थी। ऐसे में एसआईआर होती है और एसआईआर में जिस तरीके से वोट काटे जाते हैं, कहा जाता है महिलाओं के ज्यादा वोट कटे हैं, पुरुषों के वोट कम कटे हैं, एक समुदाय में यानी मुस्लिम समुदाय के वोटों के वोट ज्यादा कटे हैं। मथुआ समुदाय जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ परगनाज और साउथ परगनाज में इफेक्टिव है, वहां के उनके मथुआ कम्युनिटी के ज्यादा वोट कट गए, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सीए के तहत उनकी नागरिकता का वादा जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार किया है कि सीए लागू होगा और हम उसमें मथुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देंगे, जो भी बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको हम नागरिकता देंगे। तो उनके वोट भी कटे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनके वोट भी कट गए? क्या एक रिवर्स स्विंग, जिसको हम क्रिकेट में कहते हैं कि रिवर्स स्विंग हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने खेल में फंस गई है। और इस इलेक्शन के कई पहलू हैं। महिला वोटर एक पहलू है, एसआईआर एक पहलू है, मुस्लिम समुदाय यानी कि माइनॉरिटी वोट एक पहलू है, इनकम्बेंसी एक पहलू है, और सरकार के कामकाज को लेकर, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के कामकाज को लेकर वो भी एक पहलू है जिस पर चर्चा कम होती है। पर उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो ममता बनर्जी ने लॉन्च की और उसका फायदा करीब 3 करोड़ लोगों को हुआ। 3 करोड़ लोग बहुत होते हैं। 30 मिलियन यानी कि एक कॉन्टिनेंट या कंट्री की पॉपुलेशन होती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस इलेक्शन में होने क्या वाला है। इसको थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश मैं आपके साथ मिलकर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंड तक फॉलो करेंगे और देखेंगे शायद इस डिकोडिंग में हम लोगों को कोई जवाब, कोई सुराग मिल जाए। क्योंकि एग्जिट पोल से तो हम कोई अनुमान लगा नहीं सकते, ना पोल्स ऑफ पोल से लगा सकते हैं, ना एग्जिट पोल से लगा सकते हैं। एक तरीके से हम मामले में इसमें अधर में लटक गए हैं, अधर में फंस गए हैं। हमको पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। तमाम जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं इधर उधर की बिखरी हुई हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले फेज और सेकेंड फेज में जो वोट पड़े वहां से शुरुआत करते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो पहले फेज में जो वोट पड़े हैं उस वोटों में 152 सीटों पर जो एसआईआर के जरिए 18 लाख वोट डिलीट हुए और 24 लाख वोट जो है वो बढ़ाए गए। मतलब 24 लाख वोट जो हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हैं पहले फेज में। दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव हुए। पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव हुए। दूसरे फेज में अनुमानित 12,90,000 वोट डिलीट हुए। उसके बावजूद 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े। यानी कि एसआईआर का जो काम था वोटों को डिलीट करने का, वो कामयाब नहीं हुआ, पर ज्यादा वोट पड़ गए। ये एक चीजें निकल के आ रही हैं। क्योंकि इलेक्ट्रेट जो है, अगर आप नीचे देखें, 7 करोड़ 40 लाख से मात्र 6 करोड़ 80 लाख रह गया। उसके बावजूद पहले चरण में 24 लाख जो है एक्स्ट्रा वोट्स पड़े और दूसरे चरण में 33 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े। और अगर इसकी हम पीछे से डिटेल्स देखें तो वेस्ट बंगाल में जो क्लेम था 27 लाख वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए, उसका कुछ आइडिया जो था, जैसे मुर्शिदाबाद में हाईएस्ट रिजेक्शन रिकॉर्ड की गई थी, फॉलोड बाय नॉर्थ परगना। उसमें कालिम्पोंग है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में 4,60,000 के करीब, मालदा में 2,40,000 के करीब, पूर्व मर्दान में 2.1 लाख वोट, नॉर्थ 24 परगना में 3.3 लाख वोट्स। कहा जाता है कि ये वोट काटे गए। अब इसी के साथ जुड़ा एक और मामला हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इसमें ये फिगर्स हैं और ये फिगर्स अगर आप देखें तो हिंदू
न्यूज़पेपर द्वारा भी ये फिगर्स जो हैं प्रकाशित की गई थी। बंगाल इलेक्ट्रेट में 12% 27 लाख जो आफ्टर जुडिशियल रिव्यू जो डिलीट हुआ, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें मुर्शिदाबाद 4,55,137, नॉर्थ 24 परगनास 3,25,666, मालडा 2,39,375, साउथ 24 परगनास 2,22,929 और पूर्व बर्धमान 2,09,805। और जो नीले में आप देख रहे हैं, जो ऊपर का टॉप 5 पिंक में है और बॉटम 5 ब्लू में है, उसका जो कोडिंग इसलिए की गई है कि वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में डिलीशन ऑफ वोटर नेम्स दैट वर अंडर एजुकेशन फॉर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। जो टेबल जो टॉप 5 है और जो बॉटम 5 ब्लू में है, वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को दिखा रहा है जिसके नाम वोटर डिलीशन में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के द्वारा डिलीट किए गए। इसमें पूर्व मेदिनीपुर जो है 19,572 है, बांकुरा 6,533 एंड सोन, पुरुलिया उसमें 5,942, कालिम्पोंग 2,407 और झारग्राम 1,240। इसका मतलब है कि जितने वोट कटे उससे ज्यादा वोट पड़ गए। तो क्या इस एसआईआर का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ? तो शायद जवाब होगा कि नहीं हुआ। अब थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं। इस डिटेल में हम ये देखेंगे कि अगर 31 लाख मुसलमान वोटरों को डिलीट किया गया बंगाल एसआईआर में, जिसमें मैंने भी आपको आंकड़ा दिखाया मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगनास, मालडा का, तो इसमें मालडा, मुर्शिदाबाद और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कितना फर्क पड़ेगा? क्या इससे वोटिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा? 31 लाख डिलीशन के बाद भी मालदा, मुर्शिदाबाद और जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है उसमें वोट तो टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम या उनके जो लोकल पार्टीज हैं जैसे हुमायूं कबीर हैं या आपके सीमांचल से नजदीक लगते जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो वोट तो उन्हीं को मिलेंगे। वोट पैटर्न तो चेंज नहीं होगा। तो क्या ये 31 लाख मुसलमान वोट जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में वोटों को डिलीट किया गया, क्या इससे कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? तो इसका जवाब है ना, कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो मेजर डिलीशन हुई माइनॉरिटी वोट की, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि फायदा किसको हो रहा है? अब हम आ जाते हैं मथुआ वोट पर, मथुआ कम्युनिटी पर, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, जो कहा जाता है जिनको नागरिकता अधिकार कानून में उनको नागरिकता मिलेगी क्योंकि वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। तो जितने भी बांग्लादेशी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से प्रताड़ित, श्रीलंका से, उनको नागरिकता मिलेगी। तो उनके वोट क्यों काटे गए या कम हुए, तो इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि उनके वोट कैसे कम हुए। तो 21 मथुआ डोमिनेटेड सीट्स हैं, फेज 2 की बात कर रहा हूं मैं पहले, जो हाई इंपैक्ट स्विंग है, जिसमें उसमें गाईघाटा आती है, बोनगांव आती है, बागदा आती है। इसमें 1/3 वोटर्स मिसिंग हो गए। ये 21 मथुआ डोमिनेटेड सीट फेज 2 की जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हाई इंपैक्ट स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें नागरिकता का जो सीए का प्रॉमिस है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है मथुआ कम्युनिटी के लोगों को। नॉर्थ 24 परगनास की 33 सीटें हैं जो जिसपे भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा बेस है। उसमें 33 सीटों में 13 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती थी और टीएमसी 9 सीटें जीती थी। ये आंकड़ा है 2021 असेंबली इलेक्शन का। जबकि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी 5 जीती थी और ये माना जाता है कि ये एक एडिशनल, मतलब कि 4 थी उनकी असेंबली सेगमेंट्स 2021 में, 2024 के लोकसभा में वो 5 हो गए, यानी कि एक सीट का इजाफा उनको 2024 लोकसभा में मिला। तो ये क्रिटिकल स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम थोड़ा सा इसको और आगे जाते हैं और थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कि पोस्ट एसआईआर कितने वोट डिलीट हुए। तो पोस्ट एसआईआर 1,77,000 मथुआ वोटर्स डिलीट हुए। दिस इज अक्रॉस 13 मथुआ डोमिनेटेड असेंबली सीट्स, मतलब 13 मथुआ डोमिनेटेड सीट्स नॉर्थ 24 परगनास की उसमें इफेक्ट होती हैं। और मोस्टली ये रिफ्यूजीज हैं, मथुआ कम्युनिटी के लोग, जिनको नागरिकता का अधिकार का कानून जो है उनकी मदद करता है उनको नागरिकता देने में। अगर 2021 की बात करें उन 13 सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती थी और टीएमसी 9 सीटें जीती थी। और जो राइट में मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, इसमें 24 नॉर्थ परगना की सीट्स मार्क्ड हैं और लोकेशन मैप दिया हुआ है इसमें 13 सीटों का। ये उन 13 सीटों की मैं बात करता हूं। अब इसमें होने क्या वाला है?
क्या बीजेपी इसमें अपना वोट शेयर लूज करेगी, क्योंकि 1,77,000 वोट काट दिए गए। टीएमसी की देखें तो टीएमसी क्या इसमें अगर स्विंग होता है बीजेपी के फेवर में, तो क्या टीएमसी की सीटें लूज होती हैं? तो अगर टीएमसी 9 जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 4 जीती थी, अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट पड़ेगा तो हो सकता है कि टीएमसी की 2 से 3 सीटें इसमें से नुकसान हो जाए। और अगर स्विंग नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, तो यह माना जा सकता है कि ज्यों का त्यों रिजल्ट रहेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2021 में 4 जीती थी और टीएमसी 9 जीती थी। इसी को थोड़ा और फाइन ट्यून करते हैं। वेस्ट बंगाल की मथुरा बेल्ट को अगर 21 की सीट्स को ले लें, जिसमें 13 नॉर्थ परगनाज में है, 8 नादिया में है, जिसमें मथुरा कम्युनिटी का 30% से ज्यादा वोट है और मुस्लिम वोट जो है इसमें 20% से कम है। तो सवाल अब यह खड़ा होता है कि क्या मथुरा वोट जो है एसआईआर डिलीशन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा या अब की बार वो टीएमसी के फेवर में जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जाता है और भारतीय जनता पार्टी का 8 से 12% वोट शेयर लूज होता है, तो इसमें टीएमसी को फायदा हो सकता है। 8 to 10% swing can flip at least 3 of 6 बीजेपी सीट्स फ्रॉम 2024 लोकसभा, यानी कि 2024 लोकसभा में 6 सीटों पर जहां असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आगे थी, शायद इस बार उनमें से 3 सीटें टीएमसी के फेवर में जा सकती हैं। तो यानी कि 3 सीटों का जो फायदा स्विंग वोटों से हो सकता है, वो 3 सीटों का नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो ओवरऑल मामला जो है वो लटका हुआ है। इसी के साथ एक और आंकड़ा हम देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में मथुरा बेल्ट की 21 की सीट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मथुरा का 30% प्लस वोट जिसमें है और मुसलमान वोट 20% से लेस है। 33 सीटें नॉर्थ 24 परगनास की हैं, 13 मथुरा डोमिनेटेड है, नादिया में 8 मथुरा डोमिनेटेड सीट्स हैं। पोस्ट एसआईआर डिलीशन अगर बीजेपी के फेवर में नहीं गया तो 8 से 10% स्विंग कुड फ्लिप 3+ सीट्स इन फेवर ऑफ टीएमसी, जो मैंने आपको भी बताया। तो ये जो है चीजों को एक ऐसे परिवेश में कर देता है कि मुस्लिम वोट कटने का ना फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को और ना ही मथुरा वोट कटने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर स्विंग वोट पड़ता है 2 से 3 सीटों का फायदा उनको अगर होता है, तो वही 2 से 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा कोई प्लस माइनस नहीं होने वाला। अगर 77 सीटें 2021 में भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, तो 100 का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं होगा। मैंने आपको जैसे नॉर्थ परगना का एग्जांपल दिया, मथुरा डोमिनेटेड सीट्स बताई आपको, 33 में 13 उनकी हैं, और मथुरा का अगर शिफ्ट होगा आफ्टर एसआईआर डिलीशन, तो वो कितना लोकसभा 2024 में वोट मिला था, अगर उससे स्विंग हो गया 8 से 10%, 3 सीटों का उनका नुकसान हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं विमेन फैक्टर में। इस एसआईआर में अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ है तो विमेन वोटर्स का हुआ है। उसका भी कुछ आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। विमेन वोटर जो है, फेज 1 का जो वोट पड़ा उसमें 92.61%, 69% माफ कीजिएगा, पड़ा वर्सेस मेन 90.92, और इन फेज 2 विमेन रिकॉर्डेड अ वोट परसेंटेज ऑफ 92.28, यानी कि 92%, 28% फेज 2 में पड़ा वर्सेस मेन 91.07, 91.07, और फेज 1 में 92.69 विमेन वोटर पड़ा और मेन वोट पड़ा 90.92। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 91 लाख डिलीशन हुए, उसमें 61 लाख डिलीशन सिर्फ विमेन वोटर्स के हुए, क्योंकि उनका चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ एड्रेस, कई सारी चीजें होती, माइग्रेशन फैक्टर भी इसमें है। उसके बावजूद 61 लाख महिलाओं ने वोट किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो स्कीम्स लेकर आई महिलाओं के लिए, चाहे वो आंगनवाड़ी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच है जिसमें वो कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्थ केयर वर्कर्स हों, सोशल वर्कर्स हों, उनका हम पे स्केल बढ़ा देंगे और महिलाओं को 3,000 रुपए माह के हिसाब से 36,000 रुपए सालाना देंगे। 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स महिलाओं को देने की भी उन्होंने बात की अपनी स्पीच में। तो क्या ये सब प्रॉमिसेस, पोल प्रॉमिसेस जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किए वेस्ट बंगाल की महिलाओं के साथ, क्या महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पड़ेगा? इसको भी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं। 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं वेस्ट बंगाल में जिसमें विमेन वोटर जो हैं वो मेन से ज्यादा है, यानी कि औरतों का वोट मर्दों से ज्यादा है, ज्यादा वोट महिलाओं ने डाला है।
इसमें कोलकाता की सीट है, साउथ परगना है, कोलकाता की 11 विधानसभा सीटें हैं, साउथ परगना की सीटें हैं। हाई टर्नआउट बैटल ग्राउंड है ये। इसमें जादवपुर आता है, बेहाला आता है, टॉलीगंज आता है, बिधान नगर आता है। ये लोकेशन जो है ये रेड कलर से हाईलाइटेड हैं लोकेशन आइकॉन्स पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें जेंडर गैप जो टर्नआउट में है वो मैंने आपको बता दिया। ये वो सीटें हैं जहां हायर नंबर ऑफ वुमेन वोटर देन मेन वोटर है, यानी कि औरतों की संख्या मर्दों के मुकाबले ज्यादा है वोट डालने में। मार्जिनल सीट भी है इनमें जिसमें विमेन लीड स्विंग कैन फ्लिप द रिजल्ट, यानी कि ये वो मार्जिनल सीट्स हैं जो महिलाओं के वोट जो है इसमें निर्णायक रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्कीम्स ममता बनर्जी चला रही हैं या जो स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ने पोल प्रोमिसेस किए हैं, तो महिलाएं जो स्कीम में उनको पैसा मिल रहा है, जो वेलफेयर स्कीम उनकी चल रही है, उस तरफ वोट डालेंगी, या जो पोल प्रोमिसेस किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा उस तरफ वोट ज्यादा पड़ेगा। तो ये बात आ जाती है। तो जैसे मैंने मुस्लिम, महिला और मथुआ ये 3 हम डिस्कस कर लिए। अब एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। एंटी इनकम्बेंसी भी डिस्कस करना जरूरी है कि 2021, 2024 और अब 2026 के आंकड़ों में क्या हम पाते हैं। अगर ये हम आंकड़े देखें तो 2019 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सीटें थी, टीएमसी के पास 22 सीटें थी। एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थी। ये 2019 का इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी 18 सीटें जीती थी और टीएमसी का सीट ड्रॉप हुआ था, 22 सीटें आई थी। फिर अगर यही हम 2021 की विधानसभा से कंपेयर करें तो टीएमसी को 48% वोट मिले थे और बीजेपी को 38% वोट मिले थे, यानी कि टीएमसी के पास 215 सीटें आई थी 2021 के असेंबली इलेक्शन में और भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीटें आई थी। ये 2019 और 2021 का कंपैरिजन है। अब मैं आपको 2024 की लोकसभा पे ले जाता हूं। 2024 के लोकसभा में अगर आप देखें टीएमसी का वोट शेयर जो है वो 45.76% है कंपेयर टू 43.7% इन 2019, यानी कि वोट परसेंटेज 2024 के इलेक्शन में बढ़ा भारतीय टीएमसी का, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ 2024 में 38.73 और 2019 में उनका वोटिंग परसेंटेज वोट सर्ज था जब उनके 18 सीटें आई थी 40.6% वोट, यानी कि वोटिंग परसेंटेज 2019 से और 2024 में करीब 2% वोटिंग परसेंटेज घटा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 77 सीटें जीत के आई थी वो एक तरीके से मैक्सिमम वोट उनको 2021 में मिला था, लोकसभा इलेक्शन 2019 के बाद, और 2024 में वो घट के 38.73% रह गया। अगर टीएमसी की बात करें तो 192 कॉन्स्टिट्युएंसीज में टीएमसी लीड कर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 असेंबली सेगमेंट्स में लीड कर रही थी। बीजेपी ने अपने असेंबली फुटप्रिंट्स जो बढ़ाए वो था एरिया हुगली, जंगल महल, पुरुलिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न बंगाल, जिसके लोकेशन मैंने ऑरेंज में मैप में दिखाए हुए हैं। टीएमसी का जो गेन हुआ था वो हुआ था नादिया, जलपाईगुड़ी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जो ग्रीन से मार्क्ड हैं, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये तो आंकड़े हो गए एंटी इनकम्बेंसी के, महिला के, मुस्लिम वोट के और मथुआ कम्युनिटी के। अब हम आ जाते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर। वो कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो टीएमसी ने लॉन्च की और जिनका बहुत जिक्र होता है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को भी ये कहना पड़ा कि हम लोग अगर 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 36,000 दे भी देंगे तो शायद बहुत सारा वोट स्विंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे चल रही, चाहे वो लक्ष्मी भंडार योजना है, चाहे वो और योजना है, उन योजनाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या वो योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी? क्योंकि टीएमसी का हमेशा से ये मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को टाइम पे पैसा नहीं देती है, और निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि भाई अपने ऑडिट करके अकाउंट्स टाइम से दिया कीजिए तो पैसे ले लिया कीजिए। आपको पता है कि मनरेगा मजदूरों का जो स्कीम थी उसमें 2017 के बाद से कोई पैसा सेंटर की सरकार ने टीएमसी को नहीं दिया है, टीएमसी की सरकार को, वेस्ट बंगाल की सरकार को दिया है। ये ममता बनर्जी और उनकी कैबिनेट का कहना है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में भी ग्रांट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल को नहीं मिलती हैं, ऐसा इल्जाम महुआ मोइत्रा जो उनकी मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी लगाया है। अब इन वेलफेयर स्कीम्स को वो पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, तो ये सवाल भी एक खड़ा हो जाता है। और अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो 2026 में टीएमसी ने मुस्लिम, महिला और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियरी के नाम पर
वोट परसेंटेज 2026 का जो इलेक्शन है उसके लिए वो वोट मांग रही है। वेस्ट बंगाल में करीब 3 करोड़ 3 लाख बेनिफिशरीज हैं अक्रॉस 130 स्कीम्स। इसमें लक्ष्मी भंडार योजना है जिसमें 2 करोड़ 20 लाख महिलाएं 2025 के डेटा के हिसाब से। 500 से 1000 रुपए ये स्कीम शुरू हुई थी, उसके बाद बढ़ के ये 1000 से 1200 रुपए हो गई। फिर 2024 के लोकसभा पोल्स के बाद इसका जो अमाउंट है उसमें 1500 से 1700 रुपए पर मंथ कर दिया गया। 2026 का पोल आ गया है। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज, बिल्डिंग ट्रस्ट, सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अगर किसी स्टेट में है तो वो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद का एक और आंकड़ा देख लेते हैं और ये आंकड़ा दिखाता है कि टीएमसी वेलफेयर रेवोल्यूशन एम्पावरिंग एवरी सेक्शन, जिसमें जय जोहार 1000 रुपए पर मंथ, विडो पेंशन, तापोसली बंधु 1000 रुपए पर मंथ, डिसेबिलिटी पेंशन, मानाबिक 1000 रुपए प्रति मंथ और युवा साथी यानी कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 1500 रुपए प्रति मंथ, प्रोवाइडिंग रेगुलर सपोर्ट, एम्पावरिंग यूथ, बिल्डिंग फ्यूचर, स्ट्रेंथनिंग लाइव्स। ये टीएमसी का जो है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। तो अब वेलफेयर स्कीम्स हमने डिस्कस कर ली, महिला डिस्कस कर लिया, मुस्लिम वोट को डिस्कस कर लिया, एंटी इनकम्बेंसी को डिस्कस कर लिया और एक जनरल ट्रेंड हमने देख लिया कि किस तरीके से फाल्ता विधानसभा में ये दिखाया गया कि हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया। 10-12 महिला खड़ी थी, एक सोशल मीडिया चैनल वहां पे दिखा रहा था कि देखिए 10 महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया, हम फिर से वोट चाहते हैं। ठीक है, आप अपने 240 पोलिंग बूथ पे फिर से वोट करा लीजिए, पर उस वोट का जागीर खान के खिलाफ वोट पड़ेगा जब वोट पड़ेगा 21 मई को। ये तो अब कल की काउंटिंग में पता चलेगा कि इलेक्शन में क्या हुआ। अगर इलेक्शन में टीएमसी क्लियर मेजॉरिटी से जीत जाती है, जैसे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 190 विधानसभा सीटों पर वो आगे थी, अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो उनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता उनको। और अगर कोई उलटफेर होता है तो उसका असर जो है ये फलता विधानसभा सीट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि फलता विधानसभा सीट पे 70% हिंदू हैं। जब हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि योगी महाराज कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो शुभेंदु अधिकारी साहब भी कह रहे थे इलेक्शन से पहले बटोगे तो कटोगे, और इलेक्शन के बाद फिर वो आपने देखा टीएमसी के कैंप में पेप्सी भी पी रहे थे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक भी पी रहे थे और सबको पिला भी रहे थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल का इंतजार करते हैं। कल दोपहर तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया इस इलेक्शन में। आपने देखा सीएपीएफ की सारी कंपनियां, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट किसी भी स्टेट इलेक्शन में नहीं हुआ होगा। 2400 कंपनियां, 2.5 से 3 लाख लोग, आईपीएस अधिकारी धमकियां दे रहे हैं। आपने देखा अजय पाल सिंह, वो आईपीएस ऑफिसर जो थे, वो जहांगीर खान को कैसे धमकी दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तो पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश की कि उस पोलराइजेशन का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कल पता लग जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक जितनी भी सूचनाएं हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करके कोशिश करते हैं कि आप तक जो है सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।